नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। मैं आलोक कुमार मिश्रा सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। आने वाले समय में वीडियो की सीरीज़ में मैं सामाजिक विज्ञान की कुछ संकल्पनाओं के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। आज जो मुद्दा मैंने चुना है बात करने के लिए वो है सत्ता की साझेदारी। यानी जो सत्ता होती है, सरकार की जो शक्तियाँ होती हैं, उसमें किसी भी देश या समाज के सभी तरह के समुदायों और लोगों की भागीदारी क्यों ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हम कुछ देशों के उदाहरण से भी इसको समझेंगे। 10वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान में ये एक चैप्टर भी है और उसमें बेल्जियम और श्रीलंका के द्वारा इस बात को समझाया गया है। बेल्जियम जो कि यूरोप का एक देश है, जर्मनी और फ्रांस का पड़ोसी देश, वहाँ पे भाषाई विविधता है और उस भाषाई विविधता में डच जिनकी पॉपुलेशन 59% और फ्रेंच लोग जिनकी 40% और 1% लोग जर्मन हैं। तो इस तरह से बहुसंख्यक जो हैं वहाँ के डच लोग हैं। लेकिन फ्रेंच लोग जिनकी आबादी लगभग 40% है, वो डचों के मुकाबले काफ़ी आर्थिक रूप से समृद्ध लोग हैं। तो इस बात को लेकर वहाँ पर कुछ तनाव रहे, भाषा को आधार बनाकर, भाषाई पहचान को आधार बनाकर। इस तनाव को बेल्जियम ने बहुत शांत पूर्वक तरीके से मिलजुल कर आपस में वहाँ के समुदायों के नेता बैठकर उन्होंने सुलझाया। संविधान में उन्होंने कुछ संशोधन किए, जैसे केंद्रीय सरकार में ये तय हुआ कि फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर बराबर रहेगी। कुछ विशेष कानूनों को बनाने के लिए दोनों समुदायों के जो नेता हैं, जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनकी सहमति से ही वो कानून बनेगा। इसी तरह राज्यों में वहाँ पर भी कुछ व्यवस्थाएं की गई। सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई, जो विशेष सांस्कृतिक कामों के लिए हर एक डच भाषी लोग अपने लिए काम कर सकते हैं उस समुदाय में, सामुदायिक सरकार में फ्रेंच लोग अपने लिए और जर्मन लोग अपने लिए। खासकर ब्रसेल्स में ये व्यवस्था की गई। तो इस तरह वहाँ पे सत्ता की साझेदारी करके समाज और देश के अलग अलग जो समुदाय थे, भाषाई समुदाय, उनको कुछ अधिकार देकर निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बना के उनके बीच जो अलगाव या बेगानेपन की भावना थी उसको दूर किया गया। लेकिन इसके बरक्स एक और उदाहरण हम देखें, श्रीलंका का। श्रीलंका जो कि क्षेत्रफल में बहुत छोटा सा देश है और जिसकी आबादी हमारे हरियाणा राज्य के लगभग बराबर है। वहाँ पर जो विविधता थी वो एक निर्जातीय विविधता के तौर पे हम उसको देखते हैं। सिंघली और तमिल समुदाय। सिंघली वहाँ पे बहुसंख्यक हैं, लगभग 74% आबादी उनकी है। और तमिल भाषी लोग जो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं, वो लगभग 18% लोग, और बाकी 7% के आसपास वहाँ पे ईसाई लोग हैं। तो श्रीलंका में 1949 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। 56 में एक कानून बनाया गया जिसमें सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। तमिल को पूरी तरह से वहाँ पर एक उपेक्षा का भाव उसके प्रति दर्शाया गया। कुछ और कानून बनाए गए जिससे सिंघलियों को विशेष रूप से उनको फ़ायदा होता हुआ दिखा और तमिलों को ऐसा लगा कि अल्पसंख्यक होने की वजह से उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा। तो इस तरह से एक बेगानेपन की भावना बढ़ी तमिलों में। शुरू में तमिलों के हितों का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बराबरी के अधिकार के लिए वहाँ पर डिमांड किया। कुछ उन्होंने अपनी मांगें रखी, आंदोलन किए, लेकिन उसके प्रति लगातार वहाँ की जो सरकार थी उसने एक नकार की भावना दिखाई। बात बढ़ते बढ़ते 70-80 के दशक में वहाँ पे अलगाववाद की भावना इतनी बढ़ी कि तमिल ईलम नाम से एक अलग देश की डिमांड की जाने लगी। आपने सुना होगा लिट्टे नाम का एक बहुत ज़बरदस्त संगठन, उग्रवादी संगठन और जिसको आतंकवादी संगठन भी कहा जाता है, जो तमिल लोगों के हितों के लिए काम करने का दावा करता था, वो उभरा उसी बीच में। इस तरह वहाँ पे एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई सिंघलियों और तमिलों के बीच में। तो ये जो दो उदाहरण हमने देखे, जहाँ बेल्जियम सत्ता की साझेदारी के द्वारा अलग अलग समुदायों को हिस्सेदारी देकर अपने समाज में शांति स्थापित कर गया, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा, वहीं श्रीलंका का उदाहरण ये दिखाता है कि वहाँ पे बहुसंख्यकवाद ने अपना स्थान बनाया। यानी एक ऐसी प्रणाली, शासन प्रणाली, जो ये मानती है कि देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके हितों को ही आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय हितों का संरक्षण किया जा सकता है। तो बहुसंख्यकवाद और बहुमत, इसमें अंतर है। लोकतांत्रिक प्रणालियां बहुमत के आधार पर संचालित होती हैं,
लेकिन वो बहुमत कोई निर्जातीय, भाषाई या नस्लीय आधार पर नहीं बना होता, धार्मिक आधार पर नहीं बना होता, वो मुद्दों के आधार पे होते हैं और बदलते रहते हैं। लेकिन बहुसंख्यकवाद में थोड़ा सा यही बात आती है कि इसमें जन्मजात पहचान के आधार पे कुछ जो बहुसंख्यक लोग होते हैं उनके हितों का प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली कुछ ज़्यादा ही करने लगती है, आगे बढ़कर उसको महत्व देती है, और जिनकी संख्या कम है उनके मन में बेगानेपन की और अलगाव की भावना आती है। तो ये जो सत्ता की साझेदारी है, ये क्यों बहुत ज़रूरी है, इसको क्यों हमें बहुत समझना चाहिए। तो इसके पीछे दो कारण हैं कि क्यों हमें सत्ता की साझेदारी चाहिए। पहली बात कि जिन भी समुदायों में, समाजों में सत्ता की साझेदारी की जाती है, वो समाज बहुत शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहते हैं और वहाँ पे विकास के जो रास्ते हैं वो खुलते हैं। आप खुद ही कल्पना कीजिए, अगर किसी देश के सारे समुदायों को बराबरी का अधिकार, बराबरी की भावना है, उनमें निर्णय प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी है, तो जाहिर सी बात है संघर्ष के जो अवसर हैं वो कम होंगे, उनमें आपस में मेल मिलाप और प्रेम की भावना ज़्यादा होगी और उनमें विकास के अवसर भी ज़्यादा खुलेंगे। तो इस कारण को हम बोलते हैं युक्तिपरक कारण, प्रूडेंशियल रीज़न है ये सत्ता की साझेदारी का क्यों हम समर्थन करते हैं। दूसरा एक कारण है सत्ता की साझेदारी का समर्थन करने का, वो एक नैतिक, मोरल रीज़न। नैतिक क्या कि आज का ज़माना लोकतंत्र का ज़माना है, जब ये माना जाता है कि सभी को अधिकार मिलने चाहिए, खासकर समानता का, स्वतंत्रता का, धार्मिक आज़ादी का। तो कहीं ना कहीं सत्ता की साझेदारी इस लोकतांत्रिक भावना के अनुकूल है। तो श्रीलंका के उदाहरण में हम देखते हैं कि श्रीलंका चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव के द्वारा सरकार चुनी जाती है। तो यहाँ हमें ये भी समझना जरूरी है कि क्या केवल चुनाव हो जाने से कोई लोकतंत्र सच में लोकतंत्र हो जाता है। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी अच्छे ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाएगी, सही रूप में कहलाएगी, जब वो सत्ता की साझेदारी को अपनाती है, हर समुदाय को मौका देती है निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनने का, आगे बढ़ने का, समानता, गरिमा और स्वतंत्रता और न्याय, बंधुता, इन सबको आगे बढ़ाने का। तो ये जो दो उदाहरण हैं, ये कोई आइसोलेशन में नहीं है, इन उदाहरणों को जस्ट हमने समझने के लिए प्रयोग किया है। इसको हम अपने देश के संदर्भ में भी देख सकते हैं। जैसे हम याद करें, हमारा जो संविधान है वो बहुत तरीक़ों से सत्ता की साझेदारी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम राजभाषा वाले मामले में ही देखें तो भारत में राष्ट्रभाषा जैसे किसी भी प्रावधान को हमारे संविधान में व्यक्त नहीं किया गया। हिंदी को जरूर राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन संविधान की अनुसूची में शामिल सभी भाषाएं जो हैं हमारी, उनको भी उनके द्वारा भी पढ़ने लिखने का अवसर, आगे बढ़ने का अवसर पूरी तरह से प्रदान किया गया। अंग्रेजी को भी चलते रहने का प्रोविज़न किया गया। तो इस तरह से सारे भाषी समुदायों को ये लगा कि उनके विकास के अवसर बंद नहीं किए गए, उन्हें ससम्मान मुख्य धारा में शामिल रखा गया। तो भाषा का एक उदाहरण है, और भी हम कई उदाहरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकारों का एक प्रोविज़न हमारे यहाँ, मौलिक अधिकारों में अगर हम याद करें, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये अधिकार विशेष रूप से जो हमारे अल्पसंख्यक भाषी समुदाय या और तरह के समुदाय हैं, उनकी संस्कृति और जीवन पद्धति का संरक्षण करने के लिए दिया गया है। तो इस तरह बहुत सारे तरीक़ों से सत्ता की साझेदारी की जाती है पूरी दुनिया में। कई रूप इसके देखने को मिलते हैं। जैसे संघीय प्रणाली, फेडरलिज्म, हमारे देश में वो भी अपनाया गया है। बहुत सारी क्षेत्रीय विविधताएं हैं, तो अलग अलग, जैसे तमिलनाडु की अपनी एक सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषता है, असम की अलग है, कश्मीर की अलग है। तो इस तरह अलग अलग राज्यों की अपनी एक राज्य सरकार है जो उस पूरी विशेषता को समझते हुए वहाँ पर काम करती है। एक केंद्रीय सरकार है जो पूरे देश के मुख्य मुद्दों को देखती है। तो संघीय प्रणाली मुख्य तरह से इसी तरीके से काम करती है। एक हमने देखा बेल्जियम वाले मॉडल में सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई है वहाँ पर, वो भी एक तरीका है। लोकतांत्रिक प्रणालियों में तो अक्सर सत्ता को शासन के 3 अंगों में बांटा जाता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो ये भी सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। विभिन्न तरह के जो दल होते हैं, दबाव समूह होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सत्ता की साझेदारी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सत्ता की साझेदारी के जो अलग अलग तरीके हैं, दरअसल ये सब लोकतंत्र को और गहरा बनाने और विस्तृत बनाने और सक्षम बनाने के तरीके हैं। तो इस नोट के साथ मैं अपनी इस कॉन्सेप्चुअल समझ को आपके लिए छोड़ रहा हूँ
कि हम इसको देखें कि हमारे देश में, हमारे आसपास किस तरह की सत्ता की साझेदारी के बहुत से रूप हैं, कहाँ पर हमें और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, कहाँ पर सत्ता की साझेदारी के वो रूप जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया था उन पर खतरे मंडरा रहे हैं, उनको हमें कैसे मेंटेन रखना है, कैसे और आगे बढ़ाना है। तो इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया।